Hello students, today our chapter is permutations and combination। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है तो हमारा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, लेकिन उन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अपना, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ये अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में, वहाँ पे जो भी हम फॉर्मूले आगे चल के पढ़ेंगे उनका जो बेस है वो इसी प्रिंसिपल पे ही है। तो हमें अगर जब तक ये प्रिंसिपल नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले हम रट सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस के लेवल बनेंगे हम फिर से वही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर रहेगा, उस केस में आपको वो बड़े क्वेश्चंस भी आप इस मेथड से कर सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप वो क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि आप उस क्वेश्चन में फंस जाओगे। अब बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक का जो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो दो टाइप्स में मिलता है हमें। पहला मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा हमारा है एडिशन प्रिंसिपल। ये दो प्रिंसिपल पे हमारा बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। अब मल्टीप्लिकेशन और आपका एडिशन का, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है अपना। क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम इसका पहला पार्ट लें, उस पहले पार्ट में हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब ये जो पहला है हमारे पास, इसमें हमसे ये कहा जाता है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, कहाँ पे हम इनको यूज करेंगे, काउंटिंग की बात कहाँ पे आएगी वो हम देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई कलेक्शन हमें क्रिएट करना है, जैसे सपोज हमारे घर अपने क्लास में, क्लास का ही हम बात करें तो कोई कंपटीशन है और पर्टिकुलर क्लास में हमारे पास 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें से पहला कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे हमसे ये कहा जाए कि आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें एक बॉय हो और एक गर्ल हो। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं अपने पास? मतलब अब वो 10 बॉयज में हो सकता है पहला बच्चा, और गर्ल्स में 8वीं जो बच्ची है उनका कॉम्बिनेशन हो, या और भी जो कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने बन सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? उसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से। अब क्योंकि हमारे पास जो दो प्लेसेस हैं, वो एक बॉय आने का है, एक गर्ल आने का है। अब मैं बॉयज को कितने में चुन सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं? मैं बॉयज को सिलेक्ट करने के लिए इन 10 स्टूडेंट्स में ही सिलेक्शन पॉसिबल है। मैं 11 स्टूडेंट नहीं ला सकता बॉयज के लिए इस पर्टिकुलर क्लास में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर क्लास में जहां पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 10 बॉयज हैं उस क्लास में, उन 10 बॉयज में एक ही बॉयज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बॉय को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे? जितने स्टूडेंट्स हैं मींस 10। इन्हीं 10 बॉयज में से एक बॉयज मिलेगा। फिर सेम वे में अगर हम बात करें गर्ल्स का, तो इन 8 गर्ल्स में हम कितने गर्ल, अगर एक गर्ल निकालना है तो कितने तरीके से ला सकते हैं? इन्हीं 8 में से ही तो आएंगे। तो 8 वेज हो जाएंगे। वेज मींस तरीके। तो अब ये तो क्वेश्चन है अपने पास, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमसे क्या कहेगा इस केस में? इस केस में जब हमसे ये कहा जाए कि उन जो दो पॉसिबिलिटीज हैं अपने पास, जो दो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को यूज करके हम कॉम्बिनेशंस क्रिएट करें, वो हम वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो अब इसी में ही अगर हमसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जहां पे हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट अपना हो जाएगा। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हाँ 10 वेज, यहां पे क्या होगा? देयर आर 10 वेज टू सेलेक्ट, 10 वेज टू सेलेक्ट बॉय, टू सेलेक्ट अ बॉय। एक बॉय को सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज हैं? 10 वेज।
and 8 ways to select a girl, और एक गर्ल को सिलेक्ट करने के लिए 8 वेज हैं। तो टोटल वेज की अगर हम बात करें तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे, इन दोनों का जितने तरीके हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, वही हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। तो टोटल वेज क्या होंगे, टोटल वेज अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो टोटल वेज अगर हम बोले तो वो हो जाएगा आपका 10 इंटू 8, क्या होता है ये 80, मीन्स 80 वेज में हम 10 बॉयज और 8 गर्ल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे, क्योंकि अब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमसे यही कहता है कि अगर इफ देयर आर m ways, कितने तरीके हैं, m ways, if there are m ways for doing one work and n ways for doing another work, then the total work done by both ways is equal to product of these two, ये हो जाएगा हमारा। अगर हमारे पास m वेज है किसी चीज को करने का, n वेज है उन चीजों का, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा एक साथ उन दोनों काम को करने का जो पॉसिबिलिटी होगा वो कितना होगा, m क्रॉस n, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहते हैं। फिर इसके बाद अब आपका नेक्स्ट यही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा इसका टाइप है वो आ जाता है एडिशन। क्या है बच्चों, यहां पे आपका एडिशन प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या रहेगा, एडिशन प्रिंसिपल सेम सिमिलर डेफिनेशन चलेगा उसमें भी ये वहां पे, लेकिन दोनों में मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि स्मॉल सा डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस ये है कि वहां पे दोनों वर्क का एक साथ हम देख रहे थे, यहाँ पे या तो एक का देखेंगे या तो दूसरे का, मींस आइदर का केस आ जाता है। आइदर का केस क्या, अगर हमारे पास m वेज है किसी वर्क को करने का, n वेज है दूसरे वर्क को करने का, तो जो टोटल वर्क होगा वो आइदर होगा, मींस या तो m पॉसिबल होगा या फिर n होगा। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क अपना मिलेगा उसके जितने वेज होंगे वो हो जाएगा m प्लस n। तो इसका मतलब है इसके क्वेश्चंस में आइदर लिख के आएगा, जैसे जो अभी हमने इसके पहले एग्जांपल बताया था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में, उसी को ही हम लेते हैं कि हमारे पास कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स हैं। अब 10 बॉयज 8 गर्ल्स हैं। अब उस केस में क्या था, पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज किया था, वहां पे हमसे ये कहा गया था कि इन 10 बॉयज और 8 बॉयज में ये बताना कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर्म होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे पास टोटल एक क्लास में 10 बॉयज 8 गर्ल्स हैं, ये बताइए कि या तो बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो उनका कॉम्बिनेशन बताएं। मतलब दो स्टूडेंट्स तो मुझे कंबाइन करना ही है, दो स्टूडेंट्स मुझे लेने हैं, लेकिन वो या तो आइदर बॉयज और गर्ल्स हो। ऐसे केसेस में हम एडिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे वेज आपका सेम रहेगा, 10 वेज किसके लिए होगा बच्चों, 10 वेज टू सेलेक्ट बॉय को सिलेक्ट करने के लिए 10 वेज ही हैं, और गर्ल्स को भी सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे, 8 वेज। तो चेंज क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज ये हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आपका निकालना है, तो पॉसिबल क्या रहेगा आउटकम, जो भी पॉसिबल रहेंगे आपके पास वो ये होगा 10 प्लस 8, मीन्स हमारे पास कितने वेज होंगे, 18 वेज होगा, जिसमें हम या तो
आइदर बॉयज को हम सिलेक्ट करें या फिर गर्ल्स को सिलेक्ट करें। तो ये हमारे पास ये रहा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, उनको हम लोग देखते हैं। इसी टॉपिक पे ही है पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज अपना एनसीईआरटी में। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे बच्चों, वो क्वेश्चंस या तो आपका सिग्नल बेस्ड रहेगा या फिर आपका सिग्नल बेस्ड के अलावा आपका नंबर्स का रहता है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमसे ये कहा गया, एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि हमारे पास हमें कितना डिजिट का नंबर बनाना है। हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। किनको सेलेक्ट करके करना है? हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं वो है 1 2 3 4 और 5। ये 5 नंबर्स अपने पास हैं, 1 2 3 4 5। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है और ये है। तो सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बॉक्स आप बना लो बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं 3 बॉक्स में मुझे उन नंबर्स को प्लेस करना होगा। वहां तो 2 का कंडीशन था, यहाँ पे आपके पास 3, ऐसे कई भी हो सकते हैं, 10 तक जाएगा या जितना भी जा सकता है। अब 3 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है, इन नंबर्स को में से ही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आएगा, या आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चों? रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड होगा या रिपीटिशन नॉट अलाउड। या तो रिपीटिशन अलाउ होगा या रिपीटिशन नॉट अलाउ होगा। रिपीटिशन अलाउ होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इन्हीं में से 4 लिखा है, यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट किया जो कि 4 है, तो अगले वाले में भी मैं उस नंबर को इंक्लूड कर सकता हूँ। वो कब होगा? जब रिपीटिशन आपका अलाउड रहेगा। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, उस केस में हम अगर यहाँ पे एक नंबर यूज कर लिए, अब हमारे पास यहाँ पे उसको छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं उनको यूज करना होगा। अब जैसा कि हम बात करें यहाँ, तो अगर मैं लेता हूँ पहला कंडीशन, सबसे फर्स्ट कंडीशन में ले रहा हूँ कि रिपीटिशन अलाउ है, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं बच्चों? 5। तो पहले वाले पार्ट को कितने वेज में हम फिल कर सकते हैं? टोटल जितने नंबर्स हैं उतने को, तो 5 वेज में। पहले ब्लॉक को हम 5 वेज में, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर्स, उन 5 नंबर्स में मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो इसको भरने का कितने तरीके हैं? 5 वेज है इसको फिल करने का। फिर क्योंकि रिपीटिशन अलाउड मैंने बोला है, तो अगले वाले में भी मैं वो नंबर यूज कर सकता हूँ जो इसमें यूज किया हूँ। तो इसको भी फिल करने के कितने वेज हैं? 5 वेज। तो इसको भी फिल करने के लिए कितने वेज हुए बच्चों? 5 वेज हुए। इसका मतलब जब रिपीटिशन अलाउड है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है और मेरे पास टोटल डिजिट 5 है, तो हर एक ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास 5 वेज ही हैं। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो पॉसिबल वेज का अगर हम बात करें, तो वो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा? आपको मेंशन करना होगा बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। 5 into 5 कितना आया आपका आंसर? 125 वेज। क्लियर है? यहाँ पे ये कंडीशन कब का था? जब हमें रिपीटिशन अलाउड बोला है। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं बोलता है, मींस नॉट अलाउड वाला केस, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, क्या रिपीटिशन अलाउड के लिए। अब अगर हम सेकेंड पार्ट ले इसी में ही, रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो हमारे पास 3 ब्लॉक्स मिले फिर हमें, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। पहले वाले को तो फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे? 5 वेज होंगे। कितने वेज हुए बच्चों? 5 वेज। फिर क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अब मेरे पास नंबर कितने बचे? अगर एक में नंबर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 4, तो उन 4 में मैं ये सेकेंड ब्लॉक को फिल करूंगा। तो सेकेंड ब्लॉक को फिल करने के लिए कितने वेज हुए बच्चों? 4 वेज। अब यहाँ पे एक डिजिट यूज हो गया, यहाँ पे भी एक यूज हो गया। कितने बचे हमारे पास? थर्ड ब्लॉक को फिल करने के लिए 3 बचे। तो मतलब 3 डिजिट से हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे कितने वेज होंगे? 3 वेज। ये कंडीशन कब का हम बता रहे हैं बच्चों? रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में बता रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी होगा, कंडीशन सारा सेम है। क्या आ जाएगा बच्चों? 5 into 4 into 3।
ये हुआ आपके पास, और हमारे पास कितने वेज हो गए, 60 वेज हो गए। क्लियर है ना बच्चों यहाँ पे? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ जहां पे हमने कंसेप्ट क्या समझा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को कैसे यूज किया, कहां पे यूज किया। सेकंड, रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड में किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और किस तरीके से उसको परफॉर्म किया है। अब डिजिट्स के ही क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। डिजिट्स के ही क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, अब आपसे ये कह दे इवन और ऑड का क्वेश्चन। अब इवन ऑड का क्वेश्चन कैसा हुआ, 3 डिजिट का नंबर, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, वही 1 2 3 4 5। हम एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट उस पर बना रहे कि हाँ उस क्वेश्चन में ही क्या क्या चीज़ चेंज हुआ, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग लेता तो आपको वो कंसेप्ट नहीं मिलता कि हाँ उसमें क्या चीज़ छूटा, उस कंडीशन में क्या चीज़ हमसे पूछा था और क्या चीज़ गया। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है और ये 3 डिजिट के नंबर में हमें इनको यूज करना है और साथ ही साथ हमें ये बताना है जो 3 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे वो ऑड नंबर बनाना है। कौन सा नंबर बनाना है बच्चों, ऑड नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे ये बताएं किसी नंबर को आप ऑड कब कहोगे या इवन कब कहोगे। अगर 2 डिजिट का भी नंबर है, मैं लिखा 42, अब मैं यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या कहूंगा इसको, ये कहूंगा इवन है। मैं लिखा 32 इवन है, 52 इवन है। यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान दिया, आपने यूनिट प्लेस के बेस पे ही बताया कि ये नंबर इवन है। सेम ऐसे ही मैं करूं कि 23 43 83। अब इस केस में ये जो नंबर है जिसको मैंने सर्कल किया है, इसमें ये नंबर्स क्या क्या हैं, ये ऑड आप बोलोगे, सही है, तो ऑड नंबर्स हैं, ये तो इवन है। लेकिन वो हमने कैसे डिसाइड किया, यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम क्वेश्चन अपना इसी पे ही कवर हो गया, तरीका वही सेम है। यहाँ इन सभी में हमने कैसे डिसाइड किया, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनके बेसिस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डिजिट का नंबर अब हमारे लिए यहाँ पे भी मिलना है, उन 3 डिजिट के नंबर्स में हमें क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे होगा वो क्या फिल होगा, क्योंकि मुझे कौन सा नंबर बताना है, ये ऑड बताना है। तो ये 3 डिजिट का ऑड नंबर कैसे बनाएंगे, अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास ऑड नंबर्स हो। ऑड नंबर्स कितने हैं बच्चों, 3 हैं, 3 ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब इस यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने वेज हैं, कितने तरीके हैं, इन्हीं 3 का ही होगा, क्योंकि ऑड नंबर मुझे बनाना है। तो इसको फिल करने के लिए कितने वेज हैं बच्चों, 3 वेज हैं। अब बचे आपके दोनों नंबर, जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनको आप कैसे भी फिल कर दो। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला है रिपीटिशन अलाउड, कब, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर रिपीटिशन आपका क्या है, अलाउड है, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ही, टोटल 5 है, इसको फिल करने के लिए 5 वेज, इसको फिल करने के लिए 5 वेज आया बच्चों यहाँ। तो टोटल हमारे पास क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 3, ये वेज हो गए टोटल अपने पास। अब सेम ऐसे ही अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला होता आपके पास, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में ये कौन सा कंडीशन हम बोल रहे हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, जब रिपीटिशन अपने पास नहीं है, उस केस में हमारे पास यहाँ पे तो फिक्स है क्योंकि हमें ऑड बताना। अगर यही इवन होता था तब हम 2 और 4 मतलब 2 वेज होता इवन के केस में। ये हमारा कैसा केस है बच्चों, ऑड का है। तो ऑड वाले केस को अगर हमें यहाँ पे करना है तो कैसे होगा, यहाँ पे 3 वेज, ये तो फिक्स है अपने पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बचता है अपने पास ये। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले केस में इसको तो 5 वेज नहीं, 3 वेज तो यहाँ पे मिल गया, एक नंबर आपका आ गया वहां पे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 वेज और यहाँ पे 3 वेज आया समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, हमको सॉल्व करना है इनके बेसिस पे। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन आता है आपका
सिग्नल पे बेस्ड। किस पे बेस्ड बच्चों? सिग्नल पे। सिग्नल पे कैसे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो हम देखें। अगर सिग्नल पे अगर हम बात करें क्वेश्चंस, तो जैसे हमारे पास ये हो कि हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं। क्वेश्चन अपने पास यही है कि 5 फ्लैग्स आर देयर and you have to make a signal in which two flags are used two flags are used as a signal। कोई भी 2 फ्लैग्स हमारे पास यहाँ पे यूज होंगे सिग्नल के तौर पे। अब 2 फ्लैग्स यूज होने का यहाँ पे क्या सेंस आता है बच्चों? 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, 5 फ्लैग्स, और वो कैसे हैं? डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। और मुझे जो बनाना है वो 2 फ्लैग्स को यूज करके बनाना है, 2 फ्लैग्स को यूज करके बनाना है और सिग्नल्स। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपने देखा होगा सिग्नल पे, तो वहां पे जो सिग्नल्स रहते हैं वो सेम कलर का थोड़ी ना रहेगा, एक डिफरेंट कलर का, एक डिफरेंट। इसका मतलब ये तो कंफर्म है यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा। इसका मतलब इन क्वेश्चंस में आपको रिपीटेशन, या जैसे रिपीटिशन है या रिपीटिशन नहीं है, वो चीजें यहाँ पे बताई नहीं होंगी, बताई नहीं जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पे आपका ये अंडरस्टूड रहेगा कि हाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ये क्या नहीं है यहाँ, क्या क्या है ये? रिपीटिशन नॉट अलाउड मीन्स जो यूज हो गया है उसके अलावा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया फिर तो हमारे लिए। 5 फ्लैग्स हैं तो 5 वेज हुए। इन 5 फ्लैग्स में ही मुझे 2 को सिलेक्ट करना है, तो पहले वाले ब्लॉक को अगर सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने के लिए कितना तरीका होगा? 5 वेज होंगे। और सेकंड ब्लॉक को सिलेक्ट करना है तो कितने वेज होंगे बच्चों? 4 वेज होंगे। समझ में आया यहाँ पे? तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 20 वेज, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? ये आपका पूरा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी पे ही बेस्ड है। एक कॉइन का भी क्वेश्चन है हमारे पास। कॉइन को अगर आप टॉस करते हो कितने आप पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं? 2। तो पॉसिबल आउटकम्स अगर हमारे पास 2 है, तो अब कॉइन को कितनी टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं? अगर हमसे बोलता है 3 टाइम्स टॉस करने के बाद उसके पॉसिबल आउटकम्स बताएं, तो क्या होगा? एक बार टॉस करने पे कितना होता है कॉइन को? 2 आउटकम मिलता है। अगर 3 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया तो 2 इंटू 2 इंटू कितना है बच्चों? 8 वेज। अगर मैं इसी को कह दूं कि 5 टाइम्स टॉस किया है, तो क्या कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? तो 32 वेज इसका आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने रहेंगे। हमारा पहला लेक्चर आज यहाँ तक है। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो सकता है इसमें। थैंक यू क्लास।